बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबह 7 बजे की 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे मैं आपके समक्ष सुबह 7 बजे उपस्थित होता हूं और इस शो में चर्चा करता हूं 4 सवालों पर। 4 सवाल में मैं ऐसी 40 बातें आपको बताता हूं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम्स में संभावित प्रश्नों के रूप में शामिल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। यदि आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आरओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वीईओ के लिए या यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेशन को शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर भी किया करिए और साथ ही साथ ध्यान से चीज़ों को सुना करिए। ठीक है, आज के जो सवाल है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यानी पीसीएस में आए हुए सवाल। आज मैं ऐसे सवालों को मैंने शामिल किया है कि जो पीसीएस में आए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पीसीएस के। ठीक है, तो लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3, यानी अनुच्छेद 3 के तहत संसद कानून बनाए तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का गठन, अल्टरेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टेट, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। कौन सा अनुच्छेद 3 के तहत संभव नहीं है, यानी कौन सा ऐसा है जो आर्टिकल 3 के तहत अनुच्छेद 3 के तहत पॉसिबल नहीं है, अनुच्छेद 3 के तहत कौन सा संभव नहीं है। तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से फिर सवाल का जवाब देना है। पूछ रहा है कौन सा पॉसिबल नहीं है आर्टिकल 3 के तहत, संभव नहीं है कौन सा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो भाई, एक बात समझिएगा कि इसमें लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का निर्माण। तो आर्टिकल 3 में एक बार समझ लेते हैं क्या क्या होता है। तो आर्टिकल 3 हमारे भारत देश में संसद को, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 3 भारत देश में पार्लियामेंट को पावर देता है, यानी संसद को ये शक्ति मिलती है इससे कि संसद में बाय लॉ, यानी संसद क्या बनाकर भैया, संसद कानून बनाकर, यानी पार्लियामेंट में बाय लॉ, संसद कानून बनाकर दो राज्य को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, किसी एक राज्य को एक से अधिक भाग में बांट सकती है ना, किसी भी एक से अधिक राज्य को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, किसी राज्य की बाउंड्री यानी सीमा प्लस माइनस कर सकती है, बाउंड्री अल्टर कर सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है, यानी किसी स्टेट का नेम यानी नाम अल्टर कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बदल सकती है। कौन ऐसा कर सकता है? संसद कर सकती है। संसद ऐसा कर सकती है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधेयक आता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधेयक आएगा, उस राज्य को नोटिस किया जाएगा जिस राज्य से संबंधित ये कार्य हो रहा है, लेकिन राज्य का सुझाव मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है, यानी पार्लियामेंट स्टेट के रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाउंड नहीं है। विधेयक आएगा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के साथ। आर्टिकल 3 से रिलेटेड कोई भी अगर बिल होता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की प्रीवियर परमिशन की जरूरत होती है। लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह सिंपल मेजोरिटी से यानी सामान्य बहुमत से पारित होगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह सिंपल मेजोरिटी से यानी सामान्य बहुमत से पारित हो जाएगा। तो उसके बाद प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा, एक्ट बन जाएगा। सिंपल मेजोरिटी। हालांकि अगर किसी भी राज्य का नाम बदलोगे तो वो अमेंडमेंट है, किसी राज्य को दो भाग में बांटोगे तो वो अमेंडमेंट है, लेकिन ये संशोधन होते हुए भी आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। इस प्रोसेस को सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस को सामान्य विधायी प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी सामान्य विधायी प्रक्रिया कहते हैं। सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस, सामान्य विधायी प्रक्रिया, आप इस प्रोसेस को कहते हैं। किसको? इस प्रोसेस को, यानी सामान्य कानून बनाकर संशोधन किया जा रहा है। ये 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता, ये आर्टिकल 4 में लिखा है। तो आर्टिकल 3 से रिलेटेड जो भी लॉज बनते हैं वो सिंपल लॉ होते हैं। तो यहां पर आते हैं सवाल पर। फॉर्म नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया के तहत संभव है? यस। अल्टरेशन ऑफ द एरिया संभव है? यस। बाउंड्री परिवर्तन संभव है? यस। नए राज्यों का प्रवेश यानी न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश नहीं, ये आर्टिकल 2 है। अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है, तो यही संभव नहीं है पूछ रहा है ना, तो ये आंसर हो जाएगा।
आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि संसद बाई लॉ किसी भी क्षेत्र को भारत में प्रवेश करने से संबंधित शर्तें और सीमाएं तय कर सकती है। किसी क्षेत्र को भारत देश में प्रवेश करने से संबंधित कंडीशन और लिमिटेशन तय कर सकती है। कौन तय कर सकता है? पार्लियामेंट तय कर सकती है, बाई लॉ पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। ठीक है, ये दो है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, मिलान से संबंधित सवाल है। ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ये तो खैर पूछा गया सवाल है, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर है। संविधान संशोधन पीसीएस का आया हुआ सवाल है, ये पीसीएस प्री के सवाल, आज के चारों सवाल आपके पीसीएस प्री के आए हुए सवाल हैं। संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो हमारे भारत देश में संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये लिखी हुई है आर्टिकल 368 में, 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड, यानी संविधान का मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत दो तरह के संशोधन होते हैं, एक जिनमें केवल संसद की सहमति चाहिए, संसद में विशेष बहुमत से पारित होना होता है, और एक संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल की भी सहमति की आवश्यकता होती है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका उद्देश्य है केंद्र और राज्य के मध्य रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की सिफारिश करना, यानी केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व वितरण की सिफारिश करना। इसमें 5 लोग होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। योग्यता क्या होगी ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, बल्कि संसद कानून बनाकर तय कर सकती है। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत जब वित्तीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। प्रेसिडेंट इसे प्रोक्लेम करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। वित्तीय आपातकाल को 2 महीने के भीतर संसद में सामान्य बहुमत से पारित होना होता है, और एक बार लग गई तो इसे असीमित काल तक बढ़ाया जा सकता है, बार बार लेकिन इसके लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 ये कहता है कि राज्यसभा को शक्ति है कि वो नई ऑल इंडिया सर्विसेज के गठन का अधिकार संसद को दे सकती है। यानी अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है, जैसे मान लो एक ऑल इंडिया सर्विसेज है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो केंद्र राज्य दोनों स्तर के लिए होती हैं। इन तीनों के अलावा कोई चौथी ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है, इन तीनों के अलावा कोई चौथी ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है तो राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करे। राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए, प्रेजेंट एंड नोटेड के 2/3 मेजोरिटी से पारित करे, और प्रेजेंट एंड नोटेड के 2/3 मेजोरिटी से पास करके वो किसको भेज दे? संसद को संसद को अधिकार दे दे, तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। तो ये है आपका मिलन। तो पहले में कौन सा था आपका? पहले में आपका 368 था, दूसरे में 360 था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए में आपका 4 हो जाएगा, सॉरी माफ करिएगा, दूसरे में 360 नहीं भाई, दूसरे में 280 है, फाइनेंस कमीशन है ना। हाँ, तो बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, और सी का आपका क्या हो जाएगा? सी का 1 हो जाएगा, और डी में आपका 2 हो जाएगा, तो 4 3 1 2। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से एक कथन दूसरे कथन को कारण, सॉरी पहले को कथन दूसरे को कारण कहा गया। आपको ये बताना है कि दोनों में कौन सा सही है, पहले ये देखना है, फिर दूसरा ये देखना है कि ये इसका कारण है या नहीं। इसके लिए यहाँ क्योंकि लगाया करो। एसर्शन रीजन के सवालों में हमेशा रीजन है या नहीं है इसको जानने के लिए क्योंकि लगाना चाहिए। क्योंकि लगाने के बाद अगर स्टेटमेंट जस्टिफाई हो रहा है तो इसका मतलब रीजन है, फिर भी अगर स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब रीजन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला कह रहा है इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वासी फेडरल, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघी कहा जाता है। तो पहली चीज, भारत के संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघी कहा जाता है क्या? जी हाँ, सेमी फेडरल या क्वासी फेडरल कहा जाता है। पढ़िए ध्यान से। तो बिल्कुल भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघी कहा जाता है। अर्धसंघी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत देश में केंद्र राज्य दोनों है, लेकिन केंद्र की तरफ शक्तियां टिल्ड है, यानी केंद्र की तरफ शक्तियां झुकी हुई हैं। केंद्र और राज्य दोनों है, और केंद्र की तरफ शक्तियां झुकी हैं, यूनियन की तरफ टिल्ड है।
केंद्र मजबूत है, मजबूत केंद्र के साथ संघवाद है, इसीलिए कॉसी फेडरल कहा जाता है, या इसीलिए सेमी फेडरल कहा जाता है। कॉसी फेडरल या सेमी फेडरल इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो पहला किसने कहा? केसी वेयर ने, केसी वेयर साहब ने क्या कहा? कॉसी फेडरल कहा। ठीक है, भारत संघ है, सही है, संघात्मक है, सही है, संघीय है, सही है, लेकिन पूर्ण संघीय गलत है, अमेरिका की तरह संघीय गलत है, कनाडा की तरह संघीय सही है, कॉसी फेडरल है सही है, सेमी फेडरल है सही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। भारत में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की पावर है। तो क्या ये इसका रीजन है? तो रीजन तो नहीं होगा, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है। भारत देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है, एकीकृत है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है भारत देश में, कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। दूसरा, भारत देश में हायर जुडिशरी के पास जेआर की पावर है। जेआर मतलब जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू मतलब इस बात को चेक करने का अधिकार कि कोई भी कानून या कोई भी आदेश संविधान के पक्ष में है या संविधान के पक्ष में नहीं है। जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, किसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है भैया? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से भारत का सुप्रीम कोर्ट विश्व के सबसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट्स में एक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट इस बात को चेक करता है कि कोई भी कानून या आदेश संविधान के पक्ष में है या संविधान के पक्ष में नहीं है। तो मेरे भाइयों, भारत देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे जुडिशियल रिव्यू का राइट है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा या गलत हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। ठीक है, बी सही होगा, दोनों सही है बट इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है यानी व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं। लिखा हुआ इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डज नॉट पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल मीन्स कि इनमें से किसको हटाने में, थोड़ा इंग्लिश में टाइपिंग मिस्टेक है, इनमें से किसको हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है। इनमें से किसे हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, यहाँ चार पद दिए गए हैं। हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के चेयरमैन और सीएजी। तो सीएजी की बात यदि आप करें तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक प्रोविजन है सीएजी के बारे में। सीएजी 148 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला हुआ है, ये पब्लिक पर्स का संरक्षक है, आपके पैसे का प्रोटेक्टर है। भारत सरकार कहीं 10 रुपए खर्च करती है तो ऑडिट करता है, रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखता है। सीएजी को वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को संसद के द्वारा ही हटाया जाता है, यानी संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जाता है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, वैसे हाई कोर्ट के जज को, वैसे सीएजी को, यानी इन लोगों को हटाने के लिए पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित करना है। इनको हटाने के लिए संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना है। अगर संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव नहीं पारित हुआ तो इन्हें नहीं हटाया जा सकता है। इसे कहते हैं कार्यकाल की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला है। क्यों मिला है? टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ सीएजी, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी की स्वतंत्रता को इंश्योर करने के लिए मिला हुआ है। क्लियर है बात? तो लेकिन यहां पर जो लिखा है अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, तो अध्यक्ष लोक सेवा आयोग को कैसे हटाया जाता है? पहली बात तो अध्यक्ष लोक सेवा आयोग को यदि अक्षमता के आधार पर हटाना है, इनकैपेसिटी के आधार पर, तो राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है। अपने कार्यकाल के दौरान कहीं और से पैसा ऐंठने में या वैतनिक कार्य करने में लगे हों, इस ग्राउंड पर हटाना है, राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है। पागल दिवालिया है, इस ग्राउंड पर हटाना है क्षमता, तो डायरेक्ट हटा सकता है राष्ट्रपति। लेकिन अगर इस आधार पर हटाना है कदाचार, जिसमें भ्रष्टाचार, इमोरलिटी आदि शामिल होते हैं, तो कदाचार के आधार पर हटाना है तो इसकी जांच जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के बाद ही हटाया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट दे अगर हटाने के लिए, तब राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है। तो कदाचार के आधार पर डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं हटा सकता, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के बाद हटाया जाता है। हालांकि इसमें पार्लियामेंट का रोल नहीं है, तो सी आपका इसमें तीसरा ऐसा होगा जिसमें संसद का रोल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 3। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम है, फॉलो करिए। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जो भी क्लास के अपडेट्स हैं यहाँ मिलते रहते हैं। ये अपना सोशल मीडिया है, जान ही रहो, रील वूल इधर आती रहती है, इधर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं।
साथ ही साथ ये 20 मिनट्स हो, रोजाना 7 बजे अपलोड होता है। और इसके साथ एक क्लास मेरी और चलती है। एक क्लास मेरी चलती है शाम को 8 बजे अपलोड होती है। वो है लक्ष्मीकांत सीरीज चल रही है। लक्ष्मीकांत सीरीज एक ऐसी सीरीज है मेरे भाई कि यदि आप इसमें इनरोल करते हैं, माफ़ कीजिएगा, यदि आप इसको देखते हैं तो कंप्लीट पॉलिटी आप फ्री में सीखेंगे। यूट्यूब पर ये सीरीज चल रही है जिसमें मैं पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ा रहा हूँ। शाम को 8 बजे अपलोड होती है। तो इस क्लास 40-50 मिनट की क्लास होती है। तो यहाँ आपको 40-50 मिनट देना है। अभी 20 मिनट शो में 40-50 मिनट देना है। अगर आपने ये 60-70 मिनट दिए तो मेरा दावा है कि 2-2.5 महीने में आपकी पॉलिटी एकदम बेहतरीन हो जाएगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। एकदम बेहतरीन पॉलिटी आपकी हो जाएगी। क्लियर है? साथ ही साथ यदि आप हमारे साथ जुड़ के अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे भाई, तो ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ स्टडी आईक्यू में कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एक बैच चलता है, दैट इज़ योर आरंभ। इस समय चल रहा है आरंभ 18.0। इसमें पॉलिटी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। आरंभ 18.0 एक ऐसा बैच है जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी होती है। ठीक है? प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी होती है। इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको जाना होगा स्टडी आईक्यू पर। आप स्टडी आईक्यू पर जाइए, इस तरह से स्टडी आईक्यू पर जाइए, स्टेट पीसीएस पे सिलेक्ट करिए, पहले पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में जाइए, इस तरह से देखिए, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में जाइए, यहाँ फिर स्टेट पीसीएस उत्तर प्रदेश में यहाँ आरंभ 18.0, यहाँ नीचे जाइए और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जब जब मैं उत्तर प्रदेश क्लिक करता हूँ तो पता नहीं क्यों जो है जम्मू कश्मीर क्लिक हो जाता है ना? ये क्यों जम्मू कश्मीर ले जाना चाह रहे हैं मुझे? तो ये है आपका यूपी। तो यूपी से रिलेटेड आरंभ 18.0 के दो फीचर हैं, एक गोल्ड बैच है, एक प्लेटिनम। गोल्ड में आपको कंप्लीट क्लासेज मिलती हैं और प्लेटिनम में क्लासेज के साथ साथ आपको 5 बैच एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक फाउंडेशन, एक प्री, एक मेंस, एक एनसीईआरटी, एक एमसीक्यू। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं 9289996923 पर। किसी प्रकार की दिक्कत है, कैसे खरीदना है, क्या फीस है, नहीं पेमेंट हो रहा है, कोई क्वेरी है, तो आप 9289996923 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एनरोल करने के लिए एक कोड है। कोड का नाम है VL लाइव। अगर उसे आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।